नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न हर एक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आज की इस एक ही वीडियो में मैं सारे मानव रोग आपको कवर करा दूँगा। पहले हम सभी ह्यूमन डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मानव रोग को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति स्वस्थ कब होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा है। तो किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति की लाइफ फिजिकली, मेंटली और सोशली बैलेंस है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो मानव रोग को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पांचों कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है जीवाणु जनित रोग यानी कि जो रोग बैक्टीरिया से मानव में फैलते हैं। दूसरा है विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग। तीसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग। चौथा है कवक जनित रोग और पांचवा है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग यानी कि जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, यानी कि आपको अपने पिता से मिला होगा, आपके पिता को आपके दादा से मिला होगा। तो जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो इन पांचों प्रकार के रोगों के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसीलिए पूरी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिसीज़। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने की थी। और इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था, यानी कि इन्होंने सबसे पहले दांत में बैक्टीरिया को देखा था। तो उस समय इन्होंने इसे सूक्ष्म जीव कहा था। तो लीवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? तो याद रखिएगा लीवेनहॉक। और एहरनबर्ग ने इन्हें जीवाणु का नाम दिया था। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले लीवेनहॉक ने ही जीवाणु की खोज की थी, लेकिन लीवेनहॉक ने इसका नाम क्या दिया था? तो लीवेनहॉक ने इसे सूक्ष्मजीव कहा था, लेकिन आगे चलकर एहरनबर्ग ने इसका नाम जीवाणु रखा था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि जीवाणु का नामकरण किसने किया था, यानी जीवाणु नाम किसने रखा था, तो एहरनबर्ग ने इसका नाम जीवाणु रखा था। तो मानव रोग पढ़ने से पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली है पैथोजन। पैथोजन को हिंदी में कहते हैं रोगजनक। तो रोगजनक क्या होता है? तो रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है, जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ये क्या हैं? ये रोगजनक हैं। इन्हीं के कारण बीमारियों का जन्म होता है, तो इन्हें रोगजनक कहा जाता है। इंग्लिश में पैथोजन कहा जाता है। उसके बाद दूसरी टर्म है वेक्टर। वेक्टर को कहा जाता है रोगवाहक। तो रोगवाहक क्या है? तो रोगवाहक ऐसा एजेंट होता है जो एक संक्रामक रोगजनक को दूसरे जीवित जीव में लेकर जाता है, जैसे मक्खी, मच्छर। ये क्या है? ये वेक्टर हैं, रोगवाहक हैं। तो अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, तो जो मलेरिया है, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है? प्रोटोजोआ है। तो ये पैथोजन होगा, रोगजनक होगा। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है ये आपके शरीर में पहुंचता कैसे है? तो ये मच्छर के द्वारा, जिसका नाम होता है मादा एनफ्लीज मच्छर। तो मादा एनफ्लीज मच्छर प्लाज्मोडियम को
आपके शरीर में इंजेक्ट करती है, जिसके कारण आपको मलेरिया होता है। तो इसमें जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है, तो ये क्या है, तो ये रोगवाहक है, रोगजनक होगा प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मलेरिया होता है। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है, इसका रोगवाहक कौन है, तो वो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है, क्योंकि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर ही प्लाज्मोडियम को कैरी करती है और उसके बाद मानव शरीर में इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जीवाणु जनित रोग हैं, यानी कि जीवाणुओं के कारण, बैक्टीरिया के कारण हमें कौन कौन से रोग होते हैं। उसके बाद हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला रोग है टाइफाइड, जिसे हिंदी में आंत्र ज्वर कहते हैं, आंत का बुखार कहते हैं। दूसरा है तपेदिक, यानी कि टीबी, इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तीसरा रोग है प्लेग। चौथा है हैजा। पांचवा रोग है डिप्थीरिया। छठा है टिटनेस। उसके बाद सातवां रोग है कुष्ठ रोग, यानी कि जिसे हम कोढ़ कह देते हैं। आठवां रोग है निमोनिया। नौवां रोग है काली खांसी और 10वां रोग है सिफिलिस। तो ये सभी रोग जीवाणु जनित रोग हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी ये रोग हैं इन्हें डिटेल में बताऊंगा। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि बताइए ये रोग किस वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये हम पढ़ेंगे। लेकिन जो ये रोग हैं इनकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपने इन्हें याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक तो ज़रूर याद की होगी। तो आपने जिस भी ट्रिक से याद किया है, आप वो ट्रिक कमेंट कर देना। तो जिसकी भी ट्रिक सबसे अच्छी होगी, मैं उस ट्रिक को पिन कर दूंगा, ताकि बाकी के भी जो स्टूडेंट हैं उस ट्रिक से याद कर पाएँ। तो आपने जिस भी ट्रिक से याद किया है उसे कमेंट ज़रूर कर देना। जिसकी भी ट्रिक सबसे अच्छी होगी मैं उसे पिन कर दूंगा। तो अब हम सभी जीवाणु जनित रोगों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है टाइफाइड, यानी कि आंत्र ज्वर। इसे आंतों का बुखार कहते हैं। तो 90% क्वेश्चन बीमारी से यही होता है कि बताइए ये रोग किस बैक्टीरिया या किस वायरस के कारण होता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बताइए इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो टाइफाइड है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। तो इसके नाम में क्या है, टाइफी। तो इसे आपको याद रहेगा कि टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड रोग होता है। तो टाइफाइड रोग होने पर हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड रोग होने पर हमारे शरीर की जो आंतें हैं, आंतें प्रभावित होती हैं। तो टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट कराया जाता है, तो विडाल टेस्ट कराया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो विडाल टेस्ट कराया जाता है। तो टाइफाइड को आंत के बुखार के नाम से जाना जाता है और आंत्र ज्वर सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। और ये बीमारी प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलती है और इस रोग में आंत और प्लीहा की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। इसके रोगी को सर दर्द के साथ तेज बुखार आता है। तो जिसको टाइफाइड होता है उसको कई दिनों से बुखार आ रहा होता है, फिर बाद में बुखार उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। तो कई दिनों तक अगर बुखार आए, फिर उतर जाए, फिर दोबारा आ जाए, तो उसको कौन सी बीमारी होने की संभावना है, तो टाइफाइड। तो इस रोग से 3 चीज़ें मेन आपको याद रखनी है। पहला बैक्टीरिया कौन सा है, तो टाइफी से आप याद रखेगा कि टाइफी बैक्टीरिया है। प्रभावित अंग कौन सा है, तो आंतें प्रभावित होती हैं। और टेस्ट कौन सा कराया जाता है, तो विडाल टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद अगला जीवाणु जनित रोग है हैजा, जिसे कोलेरा कहते हैं। तो ये रोग कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो ये रोग विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो इसके पीछे क्या है, कोलेरी। तो कोलेरी से ही आप रिलेट करेंगे कि कोलेरा नामक बीमारी कौन से बैक्टीरिया से होती है, तो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होती है। तो इसमें भी हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे भी हमारी आंतें प्रभावित होती हैं। और लक्षण कौन कौन से हैं, यानी कि अगर किसी को हैजा है तो उसके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, कौन कौन से सिम्टम दिखाई देंगे। पहला, दस्त और उल्टी, यानी उसको उल्टी भी आ रही होगी और उसे दस्त भी लगी होगी। उसके साथ क्या होगा, तो अगर उसे लगातार उल्टी और दस्त होगी तो क्या होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो यही इसके लक्षण हैं। तो ये रोग विब्रियो कोलेरी नामक
जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। तो उल्टी व दस्त से रोगी के शरीर का सारा पानी निकल जाता है, जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उसे हैजा हो जाता है। तो इस रोग का मुख्य कारण क्या होता है? जो खुला भोजन होता है ना, जिस पे कई सारी मक्खियाँ बैठी होती हैं, और उसके बाद अगर हम उस भोजन को खा लें तो ज़्यादा संभावना होती है हैजा होने की। और इस रोगी को पानी उबाल कर पीना चाहिए। तो हैजा का बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कोलरी। और प्रभावित अंग कौन सा है? तो आंत। उसके बाद है निमोनिया। तो निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है? तो निमोनिया का बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या इसे डिप्लोकोकस निमोनी भी कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या है? निमोनी। निमोनी से ही बना है निमोनिया। तो निमोनिया में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। और इसका लक्षण क्या है? तो इसमें व्यक्ति को ठंड लगती है, तेज बुखार आता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो निमोनिया रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है और इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है और रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है और रोगी को तेज बुखार आता है और उसे ठंड से बचाकर रखना पड़ता है क्योंकि उसे ठंड लगती है। तो निमोनिया का बैक्टीरिया कौन सा है? डिप्लोकोकस निमोनी। और कौन सा अंग इसे प्रभावित होता है? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला जीवाणु जनित रोग है प्लेग। तो प्लेग का बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसके बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। तो प्लेग से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लेग से हमारे फेफड़े और लिम्फ नोड्स यानी कि लसिका तंत्र प्रभावित होता है। तो इसका लक्षण क्या है? तो इसमें बुखार आता है, सिर दर्द होता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ने लगते हैं। तो ये जो प्लेग है ना, एक समय बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। तो प्लेग खतरनाक, जानलेवा और संक्रामक रोग का एक वर्ग है। तो ये रोग संक्रामक है, यानी कि अगर एक व्यक्ति को हुआ है तो उससे ये रोग दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। तो मुख्य रूप से जो ये प्लेग है ये चूहों के कारण फैलता है। तो क्या होता है? जो ये बैक्टीरिया है इससे चूहे संक्रमित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इन संक्रमित चूहों के ऊपर एक कीड़ा होता है जिसका नाम है जेनोप्सिला क्योपिस। ये पिप्सू होता है, यानी कि खून पीने वाला कीड़ा होता है। ये क्या करता है? जो संक्रमित चूहे होते हैं ना, अगर उनके ऊपर बैठ के उनका खून पी ले और उसके बाद ये आकर किसी व्यक्ति के ऊपर बैठकर जो ये बैक्टीरिया है उसे इंजेक्ट कर दे, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा। यानी कि ये जो बैक्टीरिया है पहले इसे चूहे संक्रमित होंगे, उसके बाद जो ये पिप्सू है ये क्या करेगा? उन चूहों के ऊपर जाकर उनका खून चूसेगा। उसके बाद क्या होगा? इस पिस्सू के अंदर वो बैक्टीरिया आ जाएंगे और ये बैक्टीरिया कैरी करके मानव के अंदर इंजेक्ट कर देगा और वो मानव प्लेग से संक्रमित हो जाएगा। तो यह जीवाणु मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है और इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े जेनोप्सिला क्योपिस नामक पिस्सू इस बीमारी को फैलाते हैं। इस रोग को ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है क्योंकि काले चूहे रोगजनक के मुख्य वाहक होते हैं और ये हवा या संपर्क के किसी अन्य माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। और ये शरीर के लिम्फ नोड्स में होने वाला संक्रमण है, जिसमें क्या होता है? लिम्फ नोड्स सूज जाती है, उंगलियां नीली काले पड़ने लगती हैं और रोगी को बुखार, ठंड, कमजोरी और सिर दर्द के साथ गंभीर दर्द होने लगता है। तो जो प्लेग बीमारी है इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। याद रखिएगा। तो किस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है? तो यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। इसके बाद अगला जीवाणु जनित रोग है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसके बैक्टीरिया का नाम है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से ही डिप्थीरिया रोग होता है। तो इसमें कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो इसमें हमारी जो सांस की नली है, मुख्य रूप से जो हमारा गला है ना, डिप्थीरिया से प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया से बचने के लिए बचपन में ही डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती है। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो डीपीटी की वैक्सीन है ये 3 बीमारियों से बचाती है। पहली डी से डिप्थीरिया, पी से
पर्टुसिस, पर्टुसिस यानी कि काली खांसी। तो पी से पर्टुसिस यानी कि काली खांसी और टी से टेटनस। तो इन 3 बीमारियों से डीपीटी की वैक्सीन हमें बचाती है। तो जो डिप्थीरिया बीमारी है इसका लक्षण क्या है? तो इसमें क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो हमारी श्वास नली को प्रभावित करता है। तो यह रोग कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है और इस रोग में रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो सांस अवरोधक का काम करती है, यानी कि सांस को रोकने का काम करती है और इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो इससे बचाव के लिए डीपीटी का टीका पहले ही लगा दिया जाता है। तो डिप्थीरिया बीमारी कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण। इससे कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी श्वास नली प्रभावित होती है और इसे बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो डी से डिप्थीरिया हमने पढ़ा। अब पी से पर्टुसिस यानी कि काली खांसी के बारे में पढ़ते हैं। तो काली खांसी कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है? तो काली खांसी बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। तो इस बैक्टीरिया के नाम में क्या है? पर्टुसिस। तो पर्टुसिस को ही काली खांसी कहा जाता है। तो इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है और इसे बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो हमने पीछे पढ़ा डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। और इसका लक्षण क्या है काली खांसी का? तो इसमें व्यक्ति को लगातार खांसी आती है। तो ये रोग मुख्यतः बच्चों को होता है और इसका प्रसार हवा के द्वारा होता है और ये रोग हीमोफिलस पर्टुसिस या बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है और इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो काली खांसी का बैक्टीरिया कौन सा है? बोर्डेटेला पर्टुसिस। और हमारा कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है? तो हमारा श्वसन तंत्र। उसके बाद है टेटनस। तो टेटनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो इसमें क्या है? टेटनी। तो टेटनी के कारण ही टेटनस होता है। तो इस बीमारी से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम इसे प्रभावित होता है और इसे बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। और इसके लक्षण क्या हैं? यानी अगर किसी को टेटनस हो गया तो उसके लक्षण क्या हैं? तो उसको तेज बुखार आएगा और उसके शरीर में ऐंठन हो जाएगी, यानी कि उसका शरीर एक प्रकार से अकड़ जाएगा और जो जबड़ा है वो लोक हो जाएगा। इसीलिए से जो लोग बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो टेटनस को धनुष्टाकार या लोक जो के नाम से भी जाना जाता है और ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। तो आपने भी कभी न कभी टेटनस का टीका जरूर लगाया होगा। तो टेटनस का टीका कब लगाया जाता है? जब आपके शरीर में किसी जंग लगे हुए लोहे से घाव हो जाता है। तो घाव होने के बाद जो ये बैक्टीरिया है आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसी बैक्टीरिया के संक्रमण से बचने के लिए टेटनस का टीका लगाया जाता है। तो टेटनस कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। और हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है। उसके बाद अगला जीवाणु जनित रोग है सिफिलिस। तो सिफिलिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसके बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। और इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो हमारे जननांग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? तो इसमें क्या होता है, जो जननांग होते हैं उस पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। पुरुषों में जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, और महिलाओं में जो योनि यानी वजाइना होती है उस पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। तो इस रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडम है। और इस रोग का संक्रमण यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता कैसे है? तो इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग करने से होता है। इसीलिए इस बीमारी को एसटीडी भी कहा जाता है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि ये बीमारी सेक्सुअली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होती है। तो इस रोग में क्या होता है, शिश्न व योनि पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं और बाद में
पूरे शरीर पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं तथा अंत में क्या होता है कि इस रोग से हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है और इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। तो सिफिलिस बीमारी का बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसके बैक्टीरिया का नाम है ट्रैपोनेमा पैलिडम। और इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे जननांग प्रभावित होते हैं। उसके बाद अगला जीवाणु जनित रोग है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। तो टीबी का बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके नाम में ही क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ही टीबी नामक बीमारी होती है। और टीबी में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टीबी में हमारे जो फेफड़े हैं ये प्रभावित होते हैं। तो इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? तो इस बीमारी में बार बार खांसी आती है और खांसी के साथ बलगम भी आता है और खून भी आता है। तो टीबी से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो BCG यानी कि बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन नामक वैक्सीन लगाई जाती है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं BCG। तो ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? BCG वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये एक संक्रामक रोग होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो ये एक संक्रामक रोग होता है और ये रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। और इस रोग के लक्षण हैं बुखार, रात में पसीना आना, भूख, वजन व शक्ति में कमी आना, यानी कि जिसको टीबी हो जाती है उसके वजन में, उसके वेट में गिरावट आ जाती है और पाचन व तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो जो क्षय रोग होता है, टीबी होती है, ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसके बाद अगला जीवाणु जनित रोग है कोढ़ यानी कि कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी कहते हैं। तो किसी व्यक्ति को कोढ़ किस बैक्टीरिया के कारण होती है? तो इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो हमने पीछे पढ़ा था जो टीबी वाला बैक्टीरिया था उसका नाम क्या था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो उसमें भी माइकोबैक्टीरियम था पर उसके पीछे क्या था? ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। पर जो लेप्रोसी बीमारी है पर इसके पीछे क्या है? लेप्री। तो इसे आपको याद रहेगा। तो इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वो प्रभावित होती है। तो इस बीमारी का लक्षण क्या है? तो इसमें हमारे त्वचा पर चकत्ते पड़ने लगते हैं और जो हमारी तंत्रिकाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होती है और इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, यानी कि जो हमारे शरीर में टिश्यू होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, उनका अपक्षय होने लगता है और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास के तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। तो इस रोग के रोकथाम के लिए MDT दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जो कुष्ठ रोग है ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी तंत्रिका तंत्र और त्वचा इससे प्रभावित होती है। तो हमने जो जीवाणु जनित रोग थे यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वायरस से जो रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो विषाणु है ये एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है। तो सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोवस्की ने की थी। इनका नाम याद रखिएगा। सबसे पहले वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने की थी। तो इन्होंने किसमें वायरस की खोज की थी? तो इन्होंने सबसे पहले तंबाकू के पत्ते पर तंबाकू मोज़ेक विषाणु के बारे में पता लगाया था। ये विषाणु क्या करता है? जो तंबाकू के पत्ते हैं ना, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले इवानोवस्की ने तंबाकू मोज़ेक विषाणु को खोजा था। तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में वायरोलॉजी कहते हैं। तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। अब हम पहले देख लेते हैं कि विषाणुओं के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जुकाम
यानी कि जो हमें कॉमन कोल्ड होता है ना, ये भी वायरस के कारण ही होता है। आगे हम देखेंगे कि कौन से वायरस के कारण होता है। पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम आगे कौन कौन से रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जुकाम, उसके बाद है पोलियो, तो पोलियो भी वायरस के कारण होता है। तीसरा है एड्स, उसके बाद है डेंगू, ट्रैकोमा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, गलसुआ, चेचक, छोटी माता, खसरा, उसके बाद है पीलिया या हेपेटाइटिस, इबोला और इन्फ्लुएंजा। तो ये सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं, यानी कि किसी न किसी वायरस के कारण ही ये रोग होते हैं। तो सबसे पहले है जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड का वायरस कौन सा है? तो राइनो वायरस, याद रखेगा। तो राइनो वायरस के कारण ही हमें जुकाम होता है। आप देखते होंगे कि अगर आपके घर में किसी एक व्यक्ति को भी जुकाम हो जाए तो वो व्यक्ति पूरे घर को अपने चपेट में ले लेता है। क्यों? क्योंकि जब भी वो घर में छींकेगा या खांसेगा तो उससे क्या होगा कि इस वायरस के कांटेक्ट में दूसरा व्यक्ति भी आ जाएगा, तो दूसरे व्यक्ति को भी जुकाम हो जाएगा। तो कॉमन कोल्ड के वायरस का नाम है राइनो वायरस। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। और इसके लक्षण क्या हैं? तो इसमें व्यक्ति को बुखार आता है, उसको थकान लगती है, गले में खराश होती है, सूखी खांसी आती है तथा साथ में सांस लेने में भी कठिनाई होती है, और जुकाम है तो नाक तो बहेगी ही। तो ये रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय तथा सर्दियों में होता है। और इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन, गले में खराश, छींकना, नाक बहना आदि, जो लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। और इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। और इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को छूने से भी ये बीमारी फैलती है। तो जो कॉमन कोल्ड होता है ये किस वायरस के कारण होता है? तो इसके वायरस का नाम है राइनो वायरस। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद देखते हैं डेंगू। तो डेंगू का वायरस कौन सा है? तो इसके वायरस का नाम है अरबो वायरस। और इसका रोगवाहक कौन है, यानी कि इस बीमारी को फैलाता कौन है? तो इस बीमारी को फैलाता है एडिस एजिप्टी मच्छर। और इस बीमारी से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा सारा शरीर इस बीमारी से प्रभावित होता है। हमारे पूरे शरीर में दर्द होता है। तो इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? तो इसमें बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होता है, और इसी के साथ जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं उनकी संख्या में कमी आ जाती है। और जब प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना, तब व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये रोग अरबो वायरस के कारण होता है, जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। और इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है, और सर, आँख, पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है। इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो डेंगू को ही हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। तो डेंगू का वायरस कौन सा है? तो वायरस का नाम है अरबो वायरस। और रोगवाहक कौन है, यानी कि ये बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा ये बीमारी फैलाई जाती है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। उसके बाद आगे है चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो देखिए, एक है छोटी माता और एक है चेचक। तो चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं और छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये ना सोचिएगा कि छोटी माता को स्मॉल पॉक्स कहते हैं, नहीं, चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं और छोटी माता को चिकन पॉक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चेचक कौन से वायरस के कारण होता है। तो बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। दोनों ही चेचक और छोटी माता दोनों के ही वायरस पूछे जाते हैं। तो चेचक का कौन सा वायरस है? तो वेरियोला वायरस है। याद रखिएगा, वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। तो इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। तो इसके लक्षण क्या हैं? तो इसमें हमें तेज बुखार आता है और शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। तो यह एक बेहद संक्रामक रोग है, जिसका रोगजनक वेरियोला नामक वायरस है। और इसके रोगी को सर, पीठ, कमर और उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है, और इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। तो इसके रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए।
तो चेचक का वायरस कौन सा है? तो वेरियोला वायरस, और इससे हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। उसके बाद है छोटी माता। तो छोटी माता का वायरस कौन सा है? तो इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। तो देखिए, दोनों ही वायरस का नाम मिलता जुलता है। जो चेचक का वायरस है उसका नाम है वेरियोला, और जो छोटी माता का वायरस है इसका नाम है वेरिसेला वायरस। तो इसमें भी हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। और इसके लक्षण क्या हैं? तो इसमें हल्का बुखार आता है और शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। तो यह रोग भी चेचक की भांति ही अत्यधिक संक्रामक होता है, और इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर पर पित्तिकाएँ निकल आती हैं, और इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए। तो छोटी माता का कौन सा वायरस है? तो इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। और हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। इसके बाद अगला विषाणु जनित रोग है पोलियो। तो पोलियो के वायरस का नाम क्या है? पोलियो वायरस। तो इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होती है। तो इसके लक्षण क्या हैं? तो मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी, और साथ में हड्डियों में झुकाव इसके लक्षण हैं। तो इसका प्रभाव हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है, और इससे रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। और इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। आपने भी बचपन में 2 बूंद जिंदगी की ज़रूर पी होगी। तो इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। और पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। तो पोलियो का वायरस कौन सा है? पोलियो वायरस। और इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। उसके बाद अगला विषाणु जनित रोग है एड्स। तो एड्स का वायरस कौन सा है? तो इसका वायरस है HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि जो हमें रोगों से बचाती है, एड्स का वायरस उसी पर हमला करता है। जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल होते हैं, इनका काम क्या होता है? तो ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो एड्स का वायरस क्या करता है? WBC को ही ख़त्म करने लगता है। तो इस बीमारी का लक्षण क्या है? तो इसमें भूख ना लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी और रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना इसके लक्षण हैं। तो एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो इस टेस्ट का नाम है एलिसा। तो एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको शॉर्ट में कहते हैं एलिसा टेस्ट। तो HIV वायरस के कारण जो रोग होता है उसको कहते हैं एड्स। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्स इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इस बीमारी का नाम क्या है? एक्वायर्स इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में हम कह देते हैं एड्स। और एड्स बीमारी किस वायरस के कारण होती है? तो HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण। और एड्स होता क्यों है? तो यह रोग असुरक्षित संभोग, इन्फेक्टेड रक्ताधान। तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, तो अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट करेगा तो दूसरे व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। और तीसरा इसका कारण क्या है? तो इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से भी ये फैलता है। यानी कि अगर किसी एड्स के मरीज को इंजेक्शन लगाया गया है और उसी सुई द्वारा किसी दूसरे मरीज को भी इंजेक्शन लगाया जाए तो दूसरे व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। तो इसके रोगी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही घट जाती है, और अंततः क्या होता है? रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके वायरस का नाम ही क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो यानी कि इम्यूनिटी, और डेफिशिएंसी क्या होता है? कमी। तो ये वायरस क्या करता है? व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही नष्ट कर देता है। इसके बाद अगला रोग है रेबीज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज रोग किस वायरस के कारण होता है? तो इसके वायरस का नाम है रेब्डो वायरस या लीसा वायरस। तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, इसे प्रभावित होता है। तो रेबीज के मरीज में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो रेबीज के मरीज को पानी से डर लगने लगता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया बीमारी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? मरीज को पानी से डर लगने लगता है और वो पागलपन जैसी हरकतें करने लगता है, जैसे
जीभ को बाहर निकालने लगता है। तो यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने या जख्म को चाटने से होता है। तो इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है और इस रोग के लक्षण दो रूपों में देखने को मिलते हैं। पहले में क्या होता है कि रोगी को पानी से डर लगता है और दूसरे में रोगी को पक्षाघात, पैरालिसिस, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सर दर्द होता है। तो रेबीज के रोकथाम के लिए टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के रोकथाम के लिए टीके की खोज की थी। तो रेबीज के वायरस का नाम क्या है? तो ये रोग रेब्डोवायरस या लीसा वायरस से होता है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो अगला विषाणु जनित रोग है गलसुआ, जिसे मम्प्स कहते हैं। तो गलसुआ बीमारी कौन से वायरस के कारण होती है? तो इसके वायरस का नाम ही है मम्प्स वायरस। और इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो हमारी लार ग्रंथियां हैं ना, जिनसे हमारे शरीर में लार बनती है, तो लार ग्रंथि इसे प्रभावित होती है। तो इसके लक्षण क्या हैं? तो इसमें क्या होता है, कान के नीचे स्थित जो पैरोटिड ग्रंथि है, इसमें सूजन आ जाती है। जैसा आप देख रहे हैं, यह है पैरोटिड ग्रंथि। तो पैरोटिड ग्रंथि में क्या होता है, सूजन आ जाती है। इसको कहते हैं गलसुआ। उसके बाद अगला रोग है इबोला। तो इबोला बीमारी के वायरस का नाम क्या है? तो इसके वायरस का नाम ही है इबोला वायरस। और इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें भी हमारा एड्स की तरह प्रतिरक्षा तंत्र ही प्रभावित होता है। और इसके लक्षण क्या हैं? तो इसमें व्यक्ति को उल्टी आती है, दस्त लग जाती है, बुखार आ जाता है, उसके साथ सिर दर्द होता है और उसके साथ रक्त का स्त्राव भी होता है, यानी कि खून भी बहने लगता है। तो इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला नदी के नाम पर पड़ा है। तो यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। तो यह बहुत ही भयंकर बीमारी है। इस रोग में क्या होता है, रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है। और ऐसे रोगी से दूर रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है। तो इबोला का वायरस कौन सा है? इबोला वायरस। और कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है? तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इससे प्रभावित होता है। उसके बाद अगला रोग है खसरा। तो खसरा रोग किस वायरस के कारण होता है? तो इसके वायरस का नाम है मोरबेली वायरस। और इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो खसरा में क्या होता है कि पूरे शरीर में लाल दाने पड़ जाते हैं और शरीर में खुजली होती है। तो खसरा बीमारी का वायरस कौन सा है? मोरबेली वायरस। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है, क्योंकि पूरे शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। उसके बाद अगली बीमारी है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा बीमारी किस वायरस के कारण होती है? तो इसके वायरस का नाम ही है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी और सी, इस प्रकार इसके टाइप्स हैं। तो इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें भी हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। इसके लक्षण क्या हैं? तो सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द इसके लक्षण हैं। तो इन्फ्लुएंजा बीमारी कौन से वायरस के कारण होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होती है। इसमें भी हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। उसके बाद अगला रोग है पीलिया या हेपेटाइटिस, जिसे इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस का वायरस कौन सा है? तो इसके वायरस का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। और इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो पीलिया है ना, ये हमारे लीवर को, यानी कि हमारे यकृत को प्रभावित करता है। तो पीलिया के लक्षण क्या हैं? तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पीले रंग का पेशाब आता है, उसकी आंखें और त्वचा का रंग भी पीला पड़ जाता है। उसके बाद अगला रोग है ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा का कौन सा वायरस है? तो इसके वायरस का नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा में हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? तो आँखों में दर्द होता है और आंखें लाल पड़ जाती हैं ट्रैकोमा में। तो ट्रैकोमा कौन से वायरस के कारण होता है? तो इसके वायरस का नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। उसके बाद आखिरी विषाणु जनित रोग है मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस किस वायरस के कारण होता है? तो इसके वायरस का नाम है निसेरिया मेनिंगिटाइडिस। और इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क, इससे प्रभावित होता है। तो इसके लक्षण क्या हैं?
तो तेज बुखार और बेहोशी आना इसके लक्षण हैं। तो यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है और रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में वो बेहोश हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इसके वायरस का नाम क्या है? तो निसेरिया मेनिंगेटाइटिस। तो विषाणु जनित रोग के बाद अब हम प्रोटोजोआ जनित रोग देख लेते हैं। तो प्रोटोजोआ जनित रोग में हमें 5 बीमारियां याद रखनी हैं। पहली है मलेरिया, दूसरी है पायरिया, तीसरी है सोने की बीमारी यानी कि नींद का ना आना, चौथी है पेचिस और 5वीं बीमारी है काला जार। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और काला जार, इस बीमारी का कारक कौन है? तो प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले देखते हैं मलेरिया। तो जो मलेरिया है इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा जो प्लीहा है यानी कि स्प्लीन है और आरबीसी इससे प्रभावित होती है। और मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसके प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया के लक्षण क्या है? तो इसमें व्यक्ति को बुखार आता है और बुखार के साथ ठंड लगती है। तो जो मलेरिया बीमारी है इसके प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है। लेकिन जो ये प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, इसको हमारे शरीर तक पहुंचाता कौन है? तो उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज। याद रखेगा, मादा एनोफिलीज मच्छर ही प्लाज्मोडियम को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट करती है जिससे उसे मलेरिया रोग हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम। इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा और आरबीसी इससे प्रभावित होती है। और कौन से मच्छर के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। उसके बाद दूसरा रोग है पायरिया रोग। इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें हमारे मसूड़े प्रभावित होते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। तो कौन सा प्रोटोजोआ इसका जिम्मेदार है? तो पायरिया रोग के प्रोटोजोआ का नाम है एंटमीबा जिंजीवैलिस। याद रखिएगा, इसका नाम है एंटमीबा जिंजीवैलिस। उसके बाद तीसरा रोग है सोने की बीमारी यानी कि नींद का ना आना। तो इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा दिमाग इससे प्रभावित होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ इसका जिम्मेवार है? तो ट्रिपैनोसोमा इसका जिम्मेवार है। इसके नाम में भी क्या है? सो। तो सोने की बीमारी से रिलेटेड है ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ। तो इस बीमारी में क्या होता है? व्यक्ति का स्लीपिंग साइकिल बिगड़ जाता है। उसे बहुत नींद आ रही होती है लेकिन एक्चुअली में उसे नींद नहीं आती। तो बहुत नींद के साथ बुखार का आना इसके लक्षण हैं। तो सोने की बीमारी से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। और इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा। उसके बाद अगली बीमारी है पेचिस यानी कि लूज मोशन, दस्त का लगना। तो इसमें हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी आंतें प्रभावित होती हैं। और इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसके प्रोटोजोआ का नाम है। और इसके लक्षण क्या हैं? तो इसमें श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त आती है यानी कि लैट्रिन में खून आने लगता है। तो पेचिस से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी आंतें प्रभावित होती हैं। और इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसके प्रोटोजोआ का नाम है। उसके बाद अगली बीमारी है काला जार बीमारी। तो काला जार बीमारी हमारे अस्थि मज्जा को प्रभावित करती है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो को। तो काला जार बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो इसके प्रोटोजोआ का नाम है लिशमेनिया डोनावनी। और इसमें क्या होता है? तो इसमें तेज बुखार आता है। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, सोने की बीमारी यानी कि निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, इस बीमारी का वाहक कौन है? तो सीसी मक्खी के द्वारा ये बीमारी फैलती है। प्रोटोजोआ कौन सा है? ट्रिपैनोसोमा। यानी कि रोग जनक कौन सा है? ट्रिपैनोसोमा। और रोग वाहक यानी कि इस बीमारी को फैलाता कौन है? तो सीसी मक्खी के द्वारा ये बीमारी फैलाई जाती है। तो आगे अब हम कवक जनित रोग के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि फंगल डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है दमा यानी कि अस्थमा। तो अस्थमा आपको पता है कि अस्थमा जिसको होता है उसकी सांस फूलती है। तो यह एक संक्रामक रोग है जो मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस
फ्यूमिगेटस नामक कवक के द्वारा होता है। तो मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी हो जाती है। उसके बाद है गंजापन। तो गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण होता है। तो इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, सिर के बाल टूटने लगते हैं। तो गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो कवक का नाम याद रखिएगा, कवक का नाम है टीनिया कैपिटिस। उसके बाद है दाद यानी कि रिंगवॉर्म। तो यह रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है और कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं और यह भी एक संक्रामक रोग है। तो दाद किस कवक के कारण होती है? तो ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के कारण होती है। उसके बाद अगला रोग है एथलीट फुट। तो इस रोग का कारक टीनिया पेडिस नामक कवक है और यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के कटने फटने और मोटे होने से होता है। तो इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। तो एथलीट फुट किस कवक के कारण होता है? तो इस कवक का नाम है टीनिया पेडिस। उसके बाद है खाज। तो इस रोग का कारक एस्केरस केबिज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। तो कवक जनित रोग में हमने कौन कौन से रोग पढ़े? दमा, गंजापन, दाद, एथलीट फुट और खाज। ये सभी बीमारियां किसके कारण होती हैं? तो कवक के कारण होती हैं। तो अब आखिर में हम आनुवांशिक रोग पढ़ लेते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं, जो रोग हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। तो सबसे पहले है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो रोगी कलर ब्लाइंड होता है उसे लाल रंग भी हरा दिखाई पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती और इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। ये भी आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, तो यह रोग स्त्रियों में होता है और इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शरीर अल्प विकसित रह जाता है, कद छोटा रह जाता है और जो वक्ष है यानी कि ब्रेस्ट है ये चपटी होती है और जो जनन अंग होते हैं ये प्रायः अविकसित होते हैं, जिससे क्या होता है वो औरत बांझ होती है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो ये एक आनुवांशिक रोग है। उसके बाद है हीमोफीलिया। तो जो हीमोफीलिया बीमारी है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के ब्लड का थक्का जल्दी नहीं बन पाता। जैसे आपके शरीर में कहीं पर कट लग जाए तो जो खून निकलता है कुछ ही सेकंड के बाद क्या होता है वो खून बाहर जम जाता है, यानी कि उसका थक्का बन जाता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है उसके रक्त का थक्का जल्दी नहीं बन पाता। तो इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटे से लेकर 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता। देख रहे हैं आप, आधा घंटा से लेकर कई मरीजों के 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बन पाता, जिसके कारण क्या होता है कि अगर कहीं पर चोट लगती है तो तुरंत वहां पर पट्टी करानी पड़ती है ताकि जो खून है वो रुक जाए। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भी हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित थीं। तो इस बीमारी के बारे में तब पता चला था जब धीरे धीरे करके एक के बाद एक सदस्य इस बीमारी के चपेट में आने लगे थे, यानी कि महारानी विक्टोरिया की फैमिली में ये हीमोफीलिया बीमारी देखने को मिलती है। तो हीमोफीलिया से शाही परिवार के कई सदस्य ग्रसित हो गए, इसीलिए से शाही बीमारी भी कहा जाता है। तो पूछा गया है कि शाही बीमारी किसे कहा जाता है, तो हीमोफीलिया को ही शाही बीमारी कहा जाता है। उसके बाद आगे है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है, तो यह रोग पुरुषों में होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है और इसमें जो पुरुषों का वृषण है ये अल्प विकसित रह जाता है और उनके जो स्तन हैं यानी कि पुरुषों के स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो पुरुषों के स्तन होते हैं ना वो भी स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं और जो पुरुषों का वृषण होता है वो अल्प विकसित रह जाता है। और इस रोग से ग्रसित जो पुरुष होता है वो नपुंसक होता है, यानी कि वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता।
उसके बाद आगे है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? तो इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, उसकी आंखें टेढ़ी होती हैं, जीभ मोटी होती है, यानी कि जो उसके शरीर का ढांचा होता है वो अनियमित होता है। तो इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर का ढांचा अनियमित होता है और इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं, यानी कि डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलिज्म भी कहा जाता है। उसके बाद आखिरी आनुवंशिक रोग है पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम क्या है? तो इसमें रोगी के ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है और तालू में दरार पड़ जाती है और इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। तो ये सभी हमने आनुवंशिक रोग पढ़ लिए। कौन कौन से? कलर ब्लाइंडनेस, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो बताइए, बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग यानी कि टीबी से रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निद्रा रोग है। तो बताइए, जो स्लीपिंग सिकनेस है ये कवक जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है? तो जो निद्रा रोग है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। तो बताइए, मलेरिया का कौन सा प्रोटोजोआ है? तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? तो कालाजार रोग बताइए हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? तो कालाजार रोग हमारी अस्थि मज्जा यानी कि हमारी बोन मैरो को प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? ये वायरस जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है या कवक जनित रोग है? तो जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वर्ण अंधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती? यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में किसकी पहचान नहीं होती? हरे रंग की, लाल व हरे रंग दोनों की, सिर्फ लाल रंग की या लाल एवं नीले रंग की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल व हरे रंग दोनों की पहचान नहीं होती। किसमें? कलर ब्लाइंडनेस में। अगला प्रश्न है कि लोग जो किस रोग का अन्य नाम है? तो किस रोग में जबड़ा लोक हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा टेटनस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गंजापन रोग का रोग कारक कवक कौन सा है? तो गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण गंजापन रोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि गलसुआ रोग फैलता है कवक से, विषाणु से, जीवाणु से या कृमि से? तो गलसुआ रोग फैलता है मम्स वायरस से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, विषाणु। अगला प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो डिप्थीरिया रोग से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारी श्वास नली। ऑप्शन के हिसाब से क्या सही होगा? हमारा गला, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु कौन सा है? तो आपको बताना है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया कौन सा है? तो टाइफाइड का बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। इसके पीछे क्या है? टाइफी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोग आनुवंशिक रोग है? हैजा, मोतियाबिंद, हीमोफीलिया या फाइलेरिया? तो आपको बताना है कि कौन सा रोग आनुवंशिक रोग है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।